नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपके सामने प्रेम चौधरी। करंट जीके का जो अपना सेशन चलता है उसको लेकर एक बार फिर से आज हाजिर हूं। तो देखिए, आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। और वो क्या है वो देखते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने का जुनून हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना तो उम्र थका सकती है, ना कोई ठोकरें गिरा सकती है। अगर जीतने का जुनून हो तो परिस्थितियां कभी नहीं हरा सकती। इंसान के पास कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, अगर उसे जीतने का जुनून है, कुछ कर गुजरने का जुनून है तो 100% है कि वो उसे करके रहेगा। कैसे भी करो, चाहे कोई क्या कुछ भी कहे, कहते रहे, कहने वालों को कहने दो, कानों में रुई डाल के चलो। यदि आपको सक्सेस होना है तो इस दुनिया में, तो फिर चलो आगे चलते हैं। आज के नेक्स्ट सेशन में हम हमारे क्वेश्चन पे। तो हम शुरुआत में हमारे सेशन का जो शुरुआत होती है उसमें एक ही चीज लेके चलते हैं कि जिस दिन हम पढ़ते हैं उस दिन का हम इतिहास लेके चलते हैं। और इतिहास के बारे में हम देखते हैं कि आज 25 अक्टूबर है। कितनी है? 25 अक्टूबर 2023। बल्कि हम देखते हैं 25 अक्टूबर का इतिहास क्या है। तो देखते हैं आज का इतिहास। 25 अक्टूबर के दिन क्या हुआ? तो सबसे बढ़िया बात हुई थी, हमारा देश जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, उसमें क्या हुआ था? लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी। तो 25 अक्टूबर 1951 को, ये डेट ध्यान में रखना, 25 अक्टूबर 1951 को देश में पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और 21 फरवरी 1952 को, कब? 21 फरवरी 21 फरवरी 1952 को वो संपन्न हुई थी। तो हमारे लोकसभा जो चुनाव पहले हुए थे, भारत के आजाद ब्रिटिश शासन से आजाद होने के बाद जब पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, उसकी जो प्रोसेस शुरू हुई थी, तो लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कब से हुई थी? 25 अक्टूबर 1951 से। और उसके बाद संपन्न कब हुई? जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और हमारे नए पीएम जो हमारे चुनाव होकर आए थे, चयनित जो हमारे पीएम थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। वो कब? 21 फरवरी 1952 को यह संपन्न हो गया। तो ध्यान में रखना, 25 अक्टूबर के दिन हमारे भारत में लोकतांत्रिक की शुरुआत हुई थी। और उसमें एक ये बहुत दिन है, बहुत अहमियत रखता है। इस दिन हमारी प्रक्रिया शुरू हुई थी और संपन्न कब हुई थी? 21 फरवरी 1952 को। तो इसके बाद में एक और थी 1964। कब? 1964 की कौन सी डेट? 25 अक्टूबर 1964। इसको ध्यान में रखना। इसमें भारत ने अपना पहला स्वदेशी टैंक विकसित किया था। इस टैंक को नाम दिया गया था विजयंत। उस टैंक का नाम क्या था? विजयंत था। टैंक का नाम विजयंत था। कब किया था? 25 अक्टूबर 1964 को भारत ने अपना पहला स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के तहत, मान लो हम कि अभी जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है, आत्मनिर्भर भारत के तहत पहले स्वदेशी टैंक का निर्माण अपने रक्षा शस्त्रों में सबसे पहले स्वदेशी टैंक का निर्माण किया था, वो था विजयंत। उसका नाम था विजयंत। कब किया था? 25 अक्टूबर 1964। तो आज के इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी 25 अक्टूबर के दिन की भारत के लिए कि 25 अक्टूबर 1951 को लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हुई थी। और एक 25 अक्टूबर 1964 को भारत ने अपना पहला स्वदेशी टैंक निर्मित किया था, उसका नाम था विजयंत। इसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो देखो, आज का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया? अभी जो हमारे अमेरिका दौरे पे हैं हमारे जो सीजीएस है, मुख्य ये जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो गए हैं अमेरिका। तो वहां पे उन्हें क्या दिया गया है? जो यूनिवर्सिटी है वहां की सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा पुरस्कार सम्मानित किया। कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया यह मैं बताना है। वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार, वैश्विक साहसिक पुरस्कार, या वैश्विक परिणाम पुरस्कार, या वैश्विक शेरपा पुरस्कार। तो इसके हमें ध्यान में रखना और ये बताना है कि कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसको किया है वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से। इसको देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर टारगेट कर सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के डी.वाई. चंद्रचूड़, उनको दिया गया। किसके द्वारा? हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा दिया गया। कौन सा? वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन देखो, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है ये बताओ।
अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, ये बताना है। तो कौन से भारतीय खिलाड़ी ने जीता है ये बताना। उन्ती हुड्डा, अंकिता रैना, आदित्य सिन्हा या पीवी सिंधु ने। तो इसका आंसर होगा उन्ती हुड्डा। उन्नति हुड्डा है, इन्होंने क्या जीता है, अबू धाबी में मास्टर बैडमिंटन 2023 जो चल रहा था प्रोग्राम, उसमें क्या जीता है, महिला एकल खिताब भारतीय खिलाड़ी ने जीता। और भारतीय किसका, बैडमिंटन का। तो किसने जीता है, उन्ती हुड्डा ने। इसका ध्यान रखो, इसने हराया किसको है, सामिया इमाद फारूकी को। सामिया इमाद फारूकी को हराया है। अपने जो प्रतिद्वंदी थी उसको हराया, सामिया इमाद फारूकी। उन्ती हुड्डा ये 16 वर्ष की उम्र की है अभी, और पहले उसने 14 वर्ष की उम्र में WFI का सबसे कम उम्र की जीतने वाली WFI जो है वो कौन सी खिलाड़ी है, उन्नति हुड्डा ही है, जो 2022 में बनी थी। 2016 अभी उसकी 16 वर्ष उम्र है, और उसने क्या जीता, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का खिताब जीता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स है अभी चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, हांगजू चीन में चल रहे हैं। कब से, 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य। तो इनको ध्यान में रखना, चल रहे हैं। इसमें एशियाई पैरा गेम 2000 पुरुषों की हाई जंप T63 इवेंट स्वर्ण पदक किसने जीता, ये हमें बताना है। जो अभी कहाँ चल रही है, हांगजो चीन में चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं, 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य। तो इसको किसने जीता है, तो शैलेश कुमार नाम का बंदा है भारत का, उसने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड लाया है। किसमें लाया, हाई जंप T20 जो प्रतिस्पर्धा है उसमें। अब इसको ध्यान में रखना, मैं आपको ये बता दूं कि जो एशियाई पैरा गेम्स अभी हुए हैं 2023, इसको मैं एक साथ एक वीडियो में पूरा कंप्लीट जितना प्रोसेस होगा वो लेके आऊंगा। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे 28 अक्टूबर को, उसके बाद 29 अक्टूबर को मैं ये आपको सामने पूरा, जैसे एशियन गेम्स हुए थे उसका एक कंप्लीटली वीडियो, सारे क्वेश्चन एक साथ जो एग्जाम में आने लायक है, जैसे भी हमारे बन सकते हैं, एग्जाम में टारगेट कर सकता है, उनको मैं एक साथ लाके आपके सामने एक वीडियो के थ्रू आपको बताया था। वैसे ही अगली क्लास में इसका कंप्लीटली बता दूंगा, उसको भी देखना। एशियन गेम्स वाले आप देखना एक बार कितने अच्छी तरीके से क्वेश्चन आए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का, अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी है वो किसने की है, ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य मेजबानी है वो किसने की है, भारत ने। क्या अभी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है उसने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है। हुआ कहाँ है, भारत में। कहाँ पे हुआ है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हुआ है। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उद्देश्य क्या था इसको, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ाना और एक ही मंच पर लेके आना है, बढ़ावा देना और विविधता और समावेशता का जश्न मनाना। जितनी भी विविधताएं हैं भारत में या विश्व में, संस्कृति से संबंधित उनका जश्न है, उनको एक मंच के थ्रू सबको लेके आना और सबको एक साथ लेकर चलना। जितनी विविधताएं हैं, कहाँ क्या हो रहा है, ये दिखाना इनका मकसद था, मुख्य उद्देश्य यही था। कहाँ हुआ था, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में होता, ध्यान में इतना देखना। आगे देखो, एक स्लाइड लेके आया हूँ आपके सामने। उसका मकसद हमारा क्या है कि हमने एक अभी शिखर क्लासेस के नाम से जो लॉन्च किया है, शिखर क्लासेस जो हमारा ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसमें क्या है कि राजस्थान पशु परीक्षक की जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वैकेंसी आई है, उसकी बुक हमने लॉन्च की है। वो बुक आपको शिखर क्लासेस ऐप के माध्यम से आप मंगवा सकते हो हमसे, और जो अपना टेलीग्राम चैनल है शिखर क्लासेस, उसके थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और घर बैठे आप इस बुक को अपने पास मंगा सकते हो, कहीं से भी हो, आप कहीं से भी हो। और यदि ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आप शिखर में ले सकते हो। आगे आज के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखो, IAEA अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है, ये हमें बताना है। IAEA का मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसका महानिदेशक कौन है ये बताना है। राफेल ग्रोसी, एटल फोसी, रॉबिन हुड या जरीन पैथिक। तो इसका आंसर होगा राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी है वो अभी भारतीय दौरे पे है, 2 दिवसीय भारतीय दौरे पे है। तो उनका नाम देखना जरूरी था कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का
महानिदेशक किसे बनाया गया था, वो है राफेल ग्रोसी को बनाया गया है। ये ध्यान में, राफेल ग्रोसी ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में। ये ध्यान में रखना, जो आईएए है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय उसका वियना ऑस्ट्रिया में है। और इनके निदेशक कौन है, महानिदेशक राफेल ग्रोसी को बनाया। इसका उपयोग क्या है, जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है ना, उसको शांति के लिए उपयोग करना। उसका शांति के क्षेत्र में उपयोग करना। जो परमाणु ऊर्जा है उसका शांति के क्षेत्र में उपयोग करना है मुख्य मकसद। इसका संस्था है आईएई है, जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी ये परमाणु ऊर्जा है, परमाणु एनर्जी है, उसको शांति के क्षेत्र में सही दिशा में इसका यूज किया जाए। युद्ध के क्षेत्र और मानव हानि के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाए, इस चीज को रोकना। और शांति के क्षेत्र में ऊर्जा का उपयोग किया जाए, इसको बढ़ावा देने का इसका काम है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एसएससी जो क्वेश्चन टारगेट करती है उनमें एक मुख्य क्वेश्चन आता है कि भारतीय और मलेशिया सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया। कौन सा हरिमाऊ शक्ति, ध्यान में रखना नाम, हरिमाऊ शक्ति का। जो हरिमाऊ शक्ति है उसका आयोजन कहाँ किया गया 2023 का, ये हमें बताना है। तो उमरोई छावनी, विशाखापट्टनम, लद्दाख या पोखरण में। तो इसका आंसर होगा उमरोई छावनी। उमरोई छावनी में इसका अभ्यास किया जा रहा है, द्विपक्षीय अभ्यास है। किस किस के मध्य, भारतीय और मलेशिया सेना के मध्य है। 2023 का है हरिमाऊ शक्ति 2023। किस किस के मध्य होता है ये ध्यान में रखना। तो ये बताना भारतीय और मलेशिया के सेनाओं के मध्य होता है। अभी जो 2023 का हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, उमरोई छावनी में हो रहा है। उमरोई छावनी कहाँ पे पड़ती है, ये हमें ध्यान में रखना। तो ये पड़ती है मेघालय में। अब ये बताओ मेघालय की राजधानी क्या है, मैं पूछूं तो आप बताओ। तो मेघालय की राजधानी आप बताओ कहाँ है। वो तो शिलोंग है, ये आप बता दोगे। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। और उनके सीएम कौन है, तो सीएम है कॉमरेड संगमा। कॉमरेड संगमा कहाँ पे पड़ता है, ये भारत के उत्तरी पूर्वी पूर्वांचल की जो पहाड़ी है, असम के नीचे और त्रिपुरा के ऊपर है, बांग्लादेश से सीमा टच में है। जो ये असम पहाड़ियां है, पूर्वांचल की पहाड़ियां है, इनमें जो ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है, यहाँ त्रिपुरा है, त्रिपुरा के ऊपर ये मेघालय है। यहाँ पे जो हिस्सा है असम का है, ये जो हिस्सा है ये मेघालय का है। ये बांग्लादेश से सीमा टच करता है। ये त्रिपुरा है। इसमें ध्यान दीजिए, जो उत्तरांचल की पहाड़ियां है, उत्तर पूर्वांचल प्रदेश है हमारे भारत के, उनमें ये पड़ता है मेघालय। उमरोई छावनी में होगा, किसका होगा, भारतीय और मलेशिया का होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट उद्भव का लॉन्च किया। निम्नलिखित में से ये ध्यान में रखना, प्रोजेक्ट उद्भव किसने लॉन्च किया, ये हमें बताना है। राजनाथ सिंह ने, निर्मला सीतारमण ने, अमित शाह ने या पीयूष गोयल ने, ये हमें बताना है। तो अभी हाल ही में जो प्रोजेक्ट उद्भव है उसका किसने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है लॉन्च। अब इसका मकसद क्या है ये देखना है। ये क्या है कि तीनों सेनाओं के लिए किया है प्रोजेक्ट उद्भव। इसका मुख्य उद्देश्य है जितने भी भारत के पास शस्त्र है या सेनाओं की जो प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान को है वो आधुनिक शिक्षा शास्त्र के साथ, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा शास्त्र के साथ शिक्षा शस्त्रों के साथ शामिल करना है।
देखो जो प्रोजेक्ट उद्भव है उसका अभी हाल ही में लॉन्च किया है, किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी भारत के पास जो प्राचीन ज्ञान है उसको आधुनिक शिक्षा शस्त्रों के साथ जोड़ना है, कि हमारे जो प्राचीन ये हथियारों का ये ज्ञान है उसको नए शस्त्रों के साथ जोड़कर इसको आगे बढ़ाना है। इसलिए इनका प्रोजेक्ट उद्भव के नाम से लॉन्च किया है। किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अमित शाह जी ने इफ्को की नैनो डीएपी लॉन्च की है। इफ्को की कौन सी डीएपी लॉन्च की है? नैनो डीएपी। अब ये किसने की? अमित शाह जी ने। कहाँ पे की है ये हमें बताना है। तो बताओ अमित शाह जी ने इफ्को की नैनो डीएपी कहाँ पे लॉन्च की है? कलोल, अहमदाबाद, गांधीनगर, दिल्ली या जयपुर में? ये हमें बताना है। तो कहाँ पे लॉन्च की है? ये की है कलोल, अहमदाबाद में। कलोल अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि नैनो डीएपी लॉन्च किया। नैनो डीएपी का मतलब है जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन हो 50% तो इसमें अधिक होते हैं, जिससे क्या होता है कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति है उसको प्रॉपर ये जो कैल्शियम ये सारे फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त है वो पूरे उर्वरक मिल जाए, जिससे उसमें हानि नहीं हो और फसलों का बढ़ावा मिले, फसलों का उत्पादन अच्छा हो। इसके लिए नैनो डीएपी का लॉन्च किया। नैनो डीएपी कहाँ पे लॉन्च की है? कलोल, अहमदाबाद में लॉन्च किया। किसने की है? अमित शाह जी ने की है। इसका ध्यान ये बताना है। फिर जो इफ्को है इसको हमें बताना है कि इफ्को की फुल फॉर्म क्या है, ये हमें बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मर्स इंडियन फार्मर्स इंडियन फार्मर्स। आई का हो गया इंडियन, एफ का हो गया फॉर्मर्स, एक एफ है उसका क्या होगा? फर्टिलाइजर्स। एक एफ का हो गया फर्टिलाइजर्स। फिर सी का क्या होगा? कोऑपरेटिव। सी का हो गया कोऑपरेटिव। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। सीओ का कोऑपरेटिव और लिमिटेड। अब जो इफ्को है उसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये क्या है कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अंतरराष्ट्रीय उर्वरक के लिए अंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्था है, जिसको 1975 में जोड़ा गया था। बल्कि स्थापना इसकी कहाँ हो गई थी? इंडिया में हो गई थी। कब हो गई थी? नवंबर 1967 में। बस ये इसके बारे में कुछ बातें थी, इसको ध्यान में रखना। एक 28 मई के दिन 28 मई 2022 को क्या किया? नैनो यूरिया का भी कर दिया था। नैनो यूरिया कब लॉन्च की गई थी? 28 मई 2022 को की गई थी। जबकि नैनो डीएपी लॉन्च की गई है, वो नैनो डीएपी अभी हाल ही में लॉन्च की है, कलोल अहमदाबाद में लॉन्च की गई है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर 2023 को। बस इतना ध्यान में रखना। इसमें क्या बताया गया कि अमित शाह जी ने की है। किसकी की है? नैनो डीएपी लॉन्च की है। कहाँ पे की है? कलोल अहमदाबाद गुजरात में की है 23 अक्टूबर 2023 को। कौन करता है? इफ्को। इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये एक अंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्था है, जिसको 1975 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्था बना दिया गया था। जबकि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1967 में हो गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी उर्वरक है उनको अच्छी तरह से यूज करना, भूमि का जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देना और गलत उर्वरकों का उपयोग नहीं करना। यही काम है इनका, इस संस्था का। एग्रीकल्चर से संबंधित संस्था है। उसके बाद में ये हमारे क्वेश्चन तो पूरे हो गए थे, लेकिन कुछ बातें थी जो मैं स्लाइड के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसमें देखो कि न्यूज जैसी ही लगे आपको। एक थी एडाकल सेवेक्स, ये देखो एडाकल सेवेक्स क्या है?
सेवक्स का मतलब गुफाएं होती है, तो एडाकल गुफाएं हैं। ये कहाँ पे है, क्या है, चर्चा में है, इसलिए आपके सामने लेके हूँ। ये केरल के पर्यटन बोर्ड ने वायनाड में एकल गुफाओं के आसपास नागरिक सुविधाएं सुधार तो 2.9 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की है। तभी ये चर्चा में आई कि केरल कहाँ पे पड़ती है, तो ये ध्यान में रखना, ये है केरल में। कौन सी गुफाएं, एडगल गुफाएं। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन टारगेट के, एडगल गुफाएं कहाँ पड़ती है, तो यह है केरल में। एडगल गुफाएं अम्बुकंदी पहाड़ियों पर स्थित। कौन सी पहाड़ियों पे, अम्बुकंती पहाड़ियों पे, इसको ध्यान में रखना। अम्बुकुती पहाड़ियों पे है, केरल की अम्बुकुती पहाड़ियां, वहां पे ये गुफाएं। ये वे पारंपरिक गुफाएं नहीं है, बल्कि एक प्रागैतिहासिक चट्टानाश्रय हिस्सा है, दो बड़े पत्थरों के बीच एक शिलाखंड। जो एडगल नाम है, इसका ही मतलब है कि दो बड़े पत्थर ऐसे खड़े और उनके बीच में एक पत्थर ऐसे हो, तो उसका नाम ही एडगल है। जैसे ये दो पत्थर है, ये दो पत्थर है, एक तो ये शिलाखंड है और एक ये शिलाखंड है, इसके मध्य ये एक जो शिला आई हुई है ऐसे, इसको क्या, इसका नाम ही क्या है, एडकल है। तो ये एडकल जैसी ये गुफा बन गई, टर्मिनल बन गया, तो इसको क्या कह दिया, एडमल गुफा। कहाँ पे है, केरल में। इसको ध्यान में रखा, केरल में कहाँ पे है, अम्बुकुती पहाड़ियां है, अम्बुकुती पहाड़ियां। इसको ध्यान में, ये इतना ध्यान में रखना, इनका एक बीच में अर्थ ये है, एडगल पहाड़ियां, एडगल गुफाएं हमने देख ली। इसके बाद हमने देखा कि हमास के खात्मे के लिए बनाई एक एजेंसी, हमास की जो एजेंसियां थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनमें कहाँ चूक हुई, उन पहले वाली एजेंसियों को खत्म करके हमास को खत्म का खात्मे के लिए एक नई एजेंसी का बताया, उसका नाम हमें बताना, तो उसका एजेंसी का नाम है नीली। जो एजेंसी है उसका नाम क्या रखा इन्होंने, नीली। बस ये ध्यान रखा, हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने एक नई एजेंसी का निर्माण किया, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम है नीली। पहले क्या थी कि जो हमला हुआ था जिसमें इतने लोग मारे गए हैं, उसको कहाँ चूक हुई, उन एजेंसियों को खत्म कर दिया कि एजेंसियां सबसे खतरनाक एजेंसी और सबसे गजब की एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी जो पूरे विश्व में मानी गई है, वो कहाँ की है, इजराइल की। फिर भी ऐसा हुआ तो इसने इजराइल में घुसकर हमले का अब पहले कौन सी, मोसाद और सिनबेट जैसी एजेंसी थी, उसका नाम क्या है, मोसाद और सिनबेट। पहले जो एजेंसियां थी उनका नाम है मोसाद और सेंटर, अब जो नई बनाई है उसका है नीली। जैसी सुरक्षा एजेंसियों की साख पर बट्टा लगा, इसके मद्देनजर इजराइल ने अब हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए एक नई एजेंसी नीली का गठन किया। ये ध्यान में रखना, उसका नई एजेंसी कौन सी है, नीली का गठन किया। पहले वाली कौन सी थी, मोसाद और सिनबेट, इनको क्या है, खत्म कर दिया है। आगे चलते हैं, अब देखो दो क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। देखो, सियाचिन में पहला अग्निवीर शहीद है, इसका नाम ध्यान में रखना। सियाचिन अपने जो भारत की है लद्दाख क्षेत्र में, उसमें सियाचिन में पहला अग्निवीर शहीद हुआ है। पहला अग्निवीर शहीद हुआ है, तो वो कैसे, कौन सा हुआ है, उसका नाम ध्यान में रखा। दिल्ली में तैनात अग्निवीर ऑपरेटर गावटे अक्षय लक्ष्मण, नाम ध्यान में रखना, गावटे गावटे अक्षय लक्ष्मण। बस ये नाम ध्यान में रखना कि भारत का पहला अग्निवीर जो शहीद हुआ है वो कौन है, उसका नाम क्या है, गावटे अक्षय लक्ष्मण है, वो शहीद हुई है। ये तो पहला अग्निवीर का नाम का ध्यान में रखना कि कौन सा है, गावटे अक्षय लक्ष्मण है। दूसरा है, भारत ने दरिया दिल के वायुसेना विमान मिस्र पहुंचाया, कौन सा, 38.5 सामग्री भेजी है फिलिस्तीन के लिए। तो इसको ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो अभी जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है उसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए। इसमें क्या है कि मेडिकल सामान और जरूरी जीवित रहने के लिए या जरूरी इमरजेंसी जो सामान है वो भेजा है। तो इसमें भारतीय वायुसेना का जो यान है KC-17, KC-17, इसका ये नाम जरूरी है। KC-17 किस वाहन के द्वारा भेजी गई, तो KC-17 भारतीय वायुसेना का जो विमान है KC-17 उसके द्वारा भेजी गई है। कहाँ पे गई है, मिस्र के अल अरीस हवाई अड्डे पर। कौन सा, अल अरीस हवाई अड्डा है। अब ये कहाँ पे पड़ता है, तो इसको ध्यान में रखना, ये पड़ता है मिस्र में। बस ये कुछ बातें थी जो हमारे लिए जरूरी थी देखनी, आज का हमने देख लिया।
आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। वापिस रिवाइज करते हैं। अमित शाह ने इफ्को की नैनो डीएपी लॉन्च कहाँ की है? तो कलोल अहमदाबाद गुजरात में की है। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट उद्भव का लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। भारतीय और मलेशिया सेनाओं के मध्य जो द्विपक्षीय हो रहा है हरिमाऊ शक्ति 2023 आयोजन कहाँ हो रहा है? उमराई छावनी में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रोसी है। अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी किसने की? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने की है। एशियाई पैरा गेम्स में पुरुषों में हाई जंप 63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शैलेश कुमार ने। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो उनती हुड्डा ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिर आज का इतिहास हमने देखा, उसमें 25 अक्टूबर 1951 से भारत के जो लोकतांत्रिक शुरुआत हुई थी, उसमें लोकसभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 21 फरवरी 1922 तक संपन्न हुई थी और 25 अक्टूबर 1964 को भारत में अपना पहला स्वदेशी टैंक विकसित किया था, उसका नाम था विजयंत। तो आज का हमने सेशन देखा। इसके बाद आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। कुछ कुछ आपके विचार हो तो हम उसके एक्सेप्टेबल है उसको ग्रहण करेंगे। और आगे की प्रक्रिया में मैं आपसे ही रोज पूछता हूँ कि एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक लेके आऊं या फिर जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला उसमें पीछे आए हुए क्वेश्चन और संभावित जो आने वाले क्वेश्चन है उनकी सीरीज स्टार्ट करें एक नई इनके साथ ही। धन्यवाद।